अच्छा, अभी हमने ऑड देखा था, अब इसके बाद जो है हम प्रिमिटिव रूट्स देखेंगे, क्योंकि ये चीजें हमें जरूरत पड़ेगी क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसेस पढ़ने के लिए। तो अब रूट तो वो होता है जो कि किसी भी कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करता है। अब वो रूट जो है, वो प्रिमिटिव रूट जो है वो कैसे बनेगा, तो हमने लिखा है कि लेट अल्फा बी ए पॉजिटिव इंटीजर such that अल्फा एंड एम का जीसीडी 1 होगा, then alpha is a primitive root modulo m if and only if, if, क्योंकि डेफिनेशन है तो इफ एंड ओनली इफ लिखने की जरूरत नहीं होती। उसका मतलब इफ जब होता है डेफिनेशन में, तो उसका मतलब इफ एंड ओनली इफ होता है। और m अल्फा इज इक्वल टू फाई m। ठीक है, तो फाई m जो है वो एक्चुअली जो है वो बता रहा होता है, यानी कि और m अल्फा अगर जो है वो फाई m हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो अल्फा है वो प्रिमिटिव रूट होगा। ठीक है, तो अगर ये किसी भी कॉन्ग्रुएंस में होता जैसे ये वाला, तो ये प्रिमिटिव नहीं होता, क्योंकि जो है ये फाई m जो है वो 13 है, तो फाई m 12 है। तो अगर ये 12 के इक्वल होगा, ठीक है, इसका ऑर्डर, तो फिर ये जो होगा ये प्रिमिटिव होगा। तो इसका मतलब 7 जो है ये प्रिमिटिव है, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो 12 है, जो कि फाई m होता है। ठीक, सर आपने ऑर्डर m ऑफ फाई आपने लिखा है फाई m, क्योंकि स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा, अच्छा, स्क्रीन स्टक हो गई है शायद। डेफिनेशन है, सिर्फ डेफिनेशन है, वो भी इफ ऑड ऑफ अल्फा मॉड्यूलो m तक लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ। अच्छा, मैंने तो लिखा है ये स्टक कैसे हो गया कि मेरा। हाँ, अब आया, अब आया। इसका मतलब है कि ये आहिस्ता आहिस्ता पैदल चलते हुए जा रहा है। हाँ जी, हम जी भाग रहे हैं लेकिन आपकी स्क्रीन पैदल चल रही है सर। जी जी, बिल्कुल। तो अब आ गया। जी आ गया, लेकिन उससे जो आपने भी एग्जांपल से समझाया ना, वो शायद आपने स्क्रीन ऊपर की होगी, वो भी नहीं आया था, वो जरा प्लीज बता दें। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे ये 5 है, अगर हम इसको अल्फा कंसीडर कर लें, ठीक है, ये प्रिमिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि फाई m जो है वो फाई 13 12 होता है, तो ये प्रिमिटिव नहीं है, जबकि 7 प्रिमिटिव है। क्यों? क्योंकि जो है वो ये जो फाई 13 है वो 12 होता है, तो 12 नहीं आ रहा, ये बताना चाह रहा था। क्योंकि और 13 7 जो है फाई 13 के बराबर आ रहा है, m यहाँ पर जो है वो 13 है। ठीक है, तो फाई m जो है 12 हो जाएगा, तो ये बताना चाह रहा था। ठीक, अब इसके बाद असल जो है वो टॉपिक पे आते हैं, जो मैं पढ़ाने चाह रहा था, और वो है क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसेस। सर जी जी कहिए, सुन रहा हूँ मैं। सर मुझे नहीं समझ आया प्रिमिटिव रूट्स। नहीं समझ में आया, दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, अगर अल्फा आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट अल्फा और m का जीसीडी 1 है, तो अल्फा इज ए प्रिमिटिव रूट मॉड्यूलो m इफ ये जो ऑर्डर है ये फाई m के बराबर हो। ठीक है, यानी इस m का फाई हो। तो अब यहाँ पर जो है वो आपको ये बताना था कि ये जो 13 है, तो 5 ऑफ 13 कितना होगा, 12 होगा।
जिसका ऑर्डर जो है वो Yes, sir. 12 होगा वो प्रिमिटिव होगा। 5 का ऑर्डर तो 4 है, हमने निकाला था, तो ये प्रिमिटिव नहीं है। 7 जो है ये प्रिमिटिव होगा क्योंकि इसका ऑर्डर 12 है। ये बताना चाह रहा था, ठीक है? अब समझ में आया? जी सर, ठीक। अब इसके बाद देख लें क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसेस। क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसेस यानी अभी तक जो हमने पढ़ा था लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस पढ़ी थी, जो कि इस फॉर्म में होती हैं कि x कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n या मॉड्यूलो p, इस तरह से। अब हम क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसेस पढ़ रहे हैं तो इसमें जाहिर है कि ये लीनियर इक्वेशन होती है। अब क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस जो है वो इस तरह से, ये तो लीनियर है, तो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यही आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये कॉन्ग्रुएंस में जब लिखी जाएगी तो क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी मॉड्यूलो p। अभी हम p के लिए कर रहे हैं, बाद में किसी भी इंटीजर n के लिए करेंगे, ठीक है? p के लिए कंडीशन ये है कि वेयर p इज एन ऑड प्राइम, p जो है वो ऑड प्राइम होना चाहिए, यानी कि 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है? और इसके अलावा p डज नॉट डिवाइड a, p a को डिवाइड नहीं करता हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं, कोई इसकी रीजन बताएगा? चलिए, ऑड प्राइम नहीं होना चाहिए, ऑड प्राइम होना चाहिए, ये एक अलग बात है, ठीक है? लेकिन सर अगर वो p जो है वो a को डिवाइड करेगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, वो फिर लीनियर बन बिल्कुल जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर p जो है वो a को डिवाइड करेगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो इक्वेशन फिर ये कॉन्ग्रुएंस है, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ये लीनियर बन जाएगी, ठीक है? तो इस वजह से जो है कहते हैं कि p जो है वो a को डिवाइड नहीं करना चाहिए। ऑड प्राइम हम क्यों कहते हैं? तो ऑड प्राइम का मतलब है हम सिर्फ 2 को यहाँ से एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि इवन प्राइम बस एक वाहिद 2 होता है, तो उसको हमने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। उसकी रीजन ये है कि जब इसका जो सोल्यूशन का जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में हम जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ता है, या 4a से मल्टीप्लाई करना। तो जब हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो फिर वो जब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगर ये इवन हुआ यानी कि 2 हुआ p, तो जाहिर है कि वो उसको डिवाइड कर देगा, और फिर ये कॉन्ग्रुएंस क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो इस वजह से इसको ऑड प्राइम होना चाहिए और a को डिवाइड नहीं करना चाहिए। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है इसको सॉल्व करने का? तो इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर ये होता है कि हम इसे 4a से डिवाइड जो है, सॉरी 4a से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें ये बात पता है कि p जो है वो 4a को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि p ऑड प्राइम है, तो इस वजह से 4 को डिवाइड नहीं कर सकता, और p a को भी डिवाइड नहीं कर रहा, तो 4a को डिवाइड नहीं करेगा। तो 4a से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरी कॉन्ग्रुएंस को। तो ये हो जाएगा 4a से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 4a bx, फिर प्लस 4ac, और यहाँ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो p। अब इसके बाद जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा है, तो हम ऐसा करते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं 2ax इसका स्क्वायर, यही हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ 2ax, तो ये आ गया 2a
2 इंटू 2 4, 4ax आ गया, सिर्फ क्या बचा b, तो यहाँ ब्रैकेट में b लिख दीजिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला बनाए तो आपको बी स्क्वायर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तो था ही नहीं, माइनस कर दीजिए बी स्क्वायर। तो आपने ये वाली टर्म यहाँ लिख दी, ये वाली टर्म यहाँ लिख दी, बी स्क्वायर अपने पास से लगाया, उसके लिए माइनस बी स्क्वायर लिखा, ये अभी नहीं लिखी 4ac, तो इसके बाद ये 4ac लिख दें, इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो p, ठीक है। अभी हो जाएगा, इसे फॉर्मूले में 1 कर दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटी है ये, हो जाएगा 2ax प्लस b होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो p, ठीक। अब अगर आप चाहें तो ये जो है क्या कहते हैं उसे, इसे इन सबको दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस b इसका होल स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू प्लस का b स्क्वायर माइनस 4ac मॉड्यूलो मॉड्यूलो p, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? इस तरह कर सकते हैं। अब ये जो आपके पास आया है, इसे आप इक्वेशन 1 कह दीजिए, कॉन्ग्रुएंस 1 कह दीजिए, और इसको सिंप्लीफाई करने की आसानी के लिए आप ये अस्यूम कर लीजिए कि लेट 2ax प्लस b इक्वल्स स्मॉल x एंड b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स a। तो 1 implies ये हो जाएगा x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस है, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो p है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं x स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p। तो बजाय इसके कि आप किसी भी किस्म की क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस होती है जिसे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से लिखा जा सकता है, तो आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करके हमेशा रिड्यूस कर सकते हैं इस तरीके से। तो बजाय इसके कि हम ऊपर वाली फॉर्म यूज करें, हम यही फॉर्म यूज करते हैं, और इसको फिर जब x हमारे पास आ जाता है तो फिर एक ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस बन जाती है, हम इसे जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, मैं ऐसा करता हूँ कि एक जो है वो करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये एक है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 13, ठीक है। यहाँ ये बात नजर आ रही है कि 13 डज नॉट डिवाइड 3, 13 जो है वो 3 को डिवाइड नहीं कर रहा, और 13 एक ऑड कर रहा है। अब क्या करें आप? अब आप ये कर सकते हैं कि 4a, तो a यहाँ पर 3 है, तो 4 टाइम्स 3 यानी कि 12 से इसे मल्टीप्लाई, तभी हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 is congruent to 0 मॉड्यूलो 13। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36
एक्स स्क्वायर प्लस 12 मल्टीप्लाई विथ 7 हो जाएगा 84x प्लस 60 इक्वल्स कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 13। तो अब ये क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाता है इस चीज का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 6x, और अगर हम इधर 6x कर दें तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाता है 12। 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो 6 प्लस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। उसके बाद माइनस 7 स्क्वायर प्लस 60। इसको हम कुछ डायरेक्ट कर दिया मैंने, मुझे लग रहा है कुछ समझ में, ये सिर्फ कैलकुलेशन ही है, बस ये नहीं सर, आ रहा है। नहीं बना ही बना। तो ये जाएगा 6x प्लस 7, इसका होल स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब ये जो है 7 स्क्वायर 49 होगा, 11 सॉरी 60 माइनस 49 11 हो जाएगा, 11 ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 13। 2 दोनों तरफ ऐड कर दें क्योंकि 11 का इन्वर्स जो होता है वो 2 होता है, तो 6x प्लस 7 इसका स्क्वायर 11 प्लस 2 is congruent to 2 modulo 13। अब यहाँ देखें, ये हो जाएगा 6x प्लस 7, सर ये टू का कहाँ से आया सर, ये 2 दोनों तरफ ऐड कर दिया। अच्छा जस्ट 11 प्लस 2 13 होगा, 2 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 13, ठीक है। अगर तुम तो सिंपली बस उसको -11 कर देते और उसको 2 कर देते, वो भी कर सकते थे ना। हाँ, -11 फिर उधर 2, एक ही बात है। अब एज्यूम कर लें लेट y इक्वल्स 6x प्लस 7, ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 13। अब यानी इसका सॉल्यूशन कब आएगा, जब y की वैल्यू हम रखते जाएंगे, तो y की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो इधर 2 नहीं आएगा। y की वैल्यू 2 रखने पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, नहीं आ रहा। 3 रखने पे 9 आ जाएगा, 4 रखने पे 3 आ जाएगा, 16 होगा तो 3 हो जाएगा, 5 रखने पे 11 आएगा, 6 रखने पे जो है वो 36 होता है, तो ये 10 हो जाएगा। 7 रखने पे 49, तो ये कितना हो जाएगा, 7 रखने पे भी 10 होगा। 8 रखने पे 8 रखने पे क्या रहा है 64, तो ये हो जाएगा 8 रखने पे भी 11 आएगा, 8 पे भी नहीं आ रहा। 9 रखने पे 9 का 81 होता है, 81 क्या हो जाएगा 78 होता है, 78 तो ये 4 हो जाएगा, नहीं आएगा, 3 हो जाएगा, नहीं आएगा। 10 रखने पे कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100, तो 13 इसे करीब लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 91, 9 आएगा, तो नहीं हो रहा। और फिर उसके बाद जब 11 रखेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 का स्क्वायर होता है जी 121, तो 121 ये 13 के लिए क्या आएगा, ये हो जाएगा 38 117 -5 4 होगा सर।
तो इसका कलर नहीं आ रहा। 12 रखेंगे तो 12 रखेंगे तो 144 0 तो ज़ाहिर है होगा, रख ही नहीं सकते, 1 नहीं आएगा, 1 आएगा पे आ रहा है। जी, 12 पे 1 आ रहा है। 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज हम नहीं रख सकते y की। जब ये नहीं रख सकते तो इससे बड़ी पे फिर यही शुरू हो जाएगा। 13 तो मतलब 0, फिर 14 का मतलब जो है वो 1, 15 का मतलब 2। तो इसका मतलब है कि आपको ये 2 मिलेगा ही नहीं, y की कुछ भी वैल्यू रख लें, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये y नहीं मिलेगा तो जाहिर x नहीं निकाल सकते, क्योंकि x उससे डिपेंड कर रहा है y की वैल्यू। तो y डज नॉट एग्जिस्ट। such that y square congruent to 2 मॉड्यूलो 13। तो इसका मतलब है कि कोई भी 13 में 1 से लेके 12 तक कोई ऐसा नंबर नहीं हो सकता जिसका स्क्वायर 2 आ जाए, ठीक है। तो असल मसला जो है वो किस चीज का है? असल मसला जो किया है वो इस 2 ने किया है, ठीक है। ये तो कोई मसला ही नहीं था, तो यहाँ तो सिर्फ हम वैल्यू देख रहे थे। तो ये जो 2 है इसका एक मखसूस नाम होना चाहिए। अभी हम नाम पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा देखते हैं कि कोई ऐसा नंबर आ जाए कि जिसका जो है जवाब वो क्या कहते हैं वो आ जाए। फॉर एग्जाम्पल एक और देखिए, अगर ये जो है ये जो था 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 था, इसको थोड़ा सा जो है वो मॉडिफाई कर लें और इस तरह से कर लें हम कि ये हो जाए 3x स्क्वायर फिर -4x प्लस 7 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 13, ठीक है। ये हमारे पास है। तो अब हम फिर वही प्रोसीजर यूज करेंगे और देखें, अब इसमें ऐसा करते हैं कि बजाय इसके कि इसमें प्रोसीजर ए हमें पता है कितना है, ए 3 है, बी हमें पता है कितना है -4 है, और सी हमें पता है कि कितना है, सी यहाँ पर 7। तो y जो होगा वो होता है, ये हमने लिखा है, ये x लिखा था, ये असल में y होगा और ये 2ax प्लस b होगा। तो y हो जाएगा 2a यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस b, b है -4, तो ये हो जाएगा 6x -4। एंड a जो है वो क्या होता है, b स्क्वायर -4 है। -4ac। तो b स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 7, ये हो जाएगा -68 माइनस 68 4 times 3 12, 12 multiply with 7 84, 84 minus 16 -68। -68 अगर आप प्लस में लिखें तो कितना हो जाएगा? अगर हम इसको जो है देखें, हम इस तरह से करना चाह रहे हैं, ये लिखना है मॉड्यूलो 13, इसको भी हम ऐसे कर रहे हैं कि मॉड्यूलो 13 कर रहे हैं, 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 मॉड्यूलो 13। तो इसका मतलब y जो है ये आ गया। अगर y की वैल्यू हमें और a हमारे पास 10 आ गया, तो इसका मतलब है कि हम इस क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस को इस तरह से लिख सकते हैं, y स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉड्यूलो 13। जी भाई, समझ में आएगी? अब हमें ये देखना है कि y की तो ये कौन जो सी आपने सेकंड स्टेप किया है, ये आपने किस में y इज कांग्रुएंट टू, ये आप कौन सी इक्वेशन है, कहाँ पुट किया है? ये वाली इक्वेशन, ये कॉन्ग्रुएंस में
इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6x माइनस 4 इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू -4 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई या -4 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 7 मॉड्यूलो 13। ये जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ये ये 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, ये इस तरह से इसको हमने फिर ऐसे कर दिया और इसकी जगह y लिख दिया, फर्क से भी है, यानी इसकी जगह हमने y लिख दिया और ये जो है इसको सॉल्व किया तो ये 10 आ गया +10। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू जब 1 रख रहे हैं तो कुछ हो रहा है इधर, तो 1 ही आएगा। नहीं सर, 2 रख रहे हैं तो भी नहीं हो रहा, आएगा। 3 रख रहे हैं तो 7 नहीं आ रही, नहीं आ रहा, तो किस पे आ रही है सबसे पहली वैल्यू? 7 पे आ रही है। और 6 पे देखें 36 हो जाएगा, तो 36 माइनस 10 26, तो 26 पे 10 आएगा, 10 आएगा। हाँ, 6 पे भी 10 आएगा और 7 पे भी 10 7 पे भी आएगा। तो इसका मतलब है कि इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। तो पहले वाले में एक भी सॉल्यूशन नहीं था और दूसरे वाले में 2 सॉल्यूशन आ गए, ठीक। और क्वाड्रेटिक में आपको 2 ही सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेंगे। वैसे तो इसमें इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन इनकॉन्ग्रुएंट जो है वो 6 और 7 है। अब ये जो 6 और 7 बाकी सब आप रखते जाएंगे नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि अब क्योंकि y इसके इक्वल था 6x माइनस 4 के, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड्यूलो 13। अब ये जो है इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा 6x कॉन्ग्रुएंट टू 6, तो ये हो जाएगा 10 मॉड्यूलो 13। और क्योंकि 6 का 13 में इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो क्या होता है 6 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, हमें 1 लेके आना है इधर कोएफिशिएंट पे, तो किस तरीके से लेके आए यहाँ पर 1 बताइएगा। जी, यानी 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 जा 24 नहीं हो रहा, 5 से करें 30 नहीं आएगा, 6 से करें 36 नहीं हो रहा, 7 से करें 49 नहीं होगा, 8 से 7 करें से करें 42 नहीं होगा, नहीं होगा ना, 7 से 42 नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो फिर किससे करें, 48 भी नहीं होगा, 54 भी नहीं होगा, 60 भी नहीं होगा, 11 से करें। ठीक है। अब ऐसे करते हैं 11 से करते हैं, 11 मल्टीप्लाई विद 6x इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मल्टीप्लाई विद 10 मॉड्यूलो 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 66 जो कि 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x कॉन्ग्रुएंट टू 10 मल्टीप्लाई बाई 11। आप चाहे तो इसको लिख दें 10 को लिख दें -3 और -3 मल्टीप्लाई बाई 11 -33, -33 कितना हो जाएगा, -33 हो जाएगा -7 जो होता है +6 होता है, तो हो जाएगा 6 मॉड्यूलो 13, ठीक है। ये ऐसे ही देख लें, 11 मल्टीप्लाई बाई 10 जो होता है ये 110 होगा, तो 13 के लिहाज से जो है वो 104 होता है, तो 104 से ज्यादा 6 है, तो ये आ गया, एक सोल्यूशन ये आया। दूसरी मरतबा ये करें कि 6x माइनस 4 कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 13, 7 मॉड्यूलो 13, तो ये हो जाएगा 6x
कॉन्ग्रेंट टू 11 मॉड्यूलो 13, और वही होगा कि 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इज कॉन्ग्रेंट टू 11 मल्टीप्लाई भी 11 कितना हो जाएगा 121, 104 प्लस 13 ये हो जाएगा 117, और 121 आ रहा है तो ये 4 हो जाएगा 4 मॉड्यूलो 13। ये जो कैलकुलेशन में कर रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रेंस के दो सॉल्यूशंस होंगे, एक x कॉन्ग्रेंट टू 6 मॉड्यूलो 13 और एक होगा x इज इक्वल टू x कॉन्ग्रेंट टू 4। आप इसको कंबाइनली ऐसे लिख सकते हैं कि x इज कॉन्ग्रेंट टू 4 एंड 6 मॉड्यूलो 13। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आ गए। तो क्वाड्रेटिक दूसरी वाली सॉल्यूशन दोबारा बता दें, कौन सा वाला जो आपने 7 के साथ दिया है जो 7 के साथ किया? देखिए -4 को जो है +4 दोनों तरफ ऐड किया तो ये आपके पास 11 हो गया। अब इसके बाद 11 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। 6 4 का भी तो कर सकते हैं ना, जी 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो 24 जो है वो मॉड्यूलो 13 में तो ये आपके पास जो है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 आ जाएगा। सेम ही आ जाएगा, सॉरी तो ये 1 तो नहीं आएगा ना, आपको यहाँ 1 लाना है। तो 1 उसी वक्त आएगा जब यहाँ 66 होगा, या तो 27 हो या 14 हो, 27 हो 40 हो और 53 हो और 66 हो या 79 हो, तो 6 का मल्टीपल में 66 आता है। तो आपने ये किया, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन इसमें? अच्छा, तो आपने देखा कि क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस जो है उसमें असल में हमें क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है। y स्क्वायर सर जी सर हमने जो ये इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन हमने जब इसको डिनोट किया था b² - 4ac को, सॉरी b² - 4ac को हमने a कहा था, राइट? जी जी और फिर हमने कहा कि y² इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो m व्हाटएवर, राइट? तो हम ये b² - 4ac जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे होते थे, जब हम जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे होते थे, तो हम हाँ कहते थे वो रूट्स, ठीक है? तो अब इसमें जो रूट्स आए हैं 4 और 6 आए हैं, तो 4 और 6 ऐड होके 10 बना रहा है और a की वैल्यू भी यहाँ पर 10 ही है। तो ये कोइंसिडेंस है या ऐसा हमेशा होगा? नहीं नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये होगा इसमें कि जो दूसरा रूट होगा ना वो p माइनस होगा। ये तो ये 4 और 6 10 आ रहा है, लेकिन ये होगा कि ये जो ये 6 और 7 जो आ रहे हैं ना यहाँ पर, असल में इसे तो हमें सॉल्व ही नहीं करना होगा, ये इतना बड़ा जो है वो मसला नहीं है। मसला ये होता है क्योंकि इसी की इंपॉर्टेंस है। असल में है वो सोल्यूशन y² इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इसमें हमें जो ये y की वैल्यू मिलेगी, या अगर ये x की फॉर्म में तो x की वैल्यू मिलेगी, तो उसमें ये आप इसको गौर करें कि 13 है तो ये 6 और 7 आया है, ठीक है? 6 और 7 आया है, तो इसमें ये है। एक और ऐसा करता हूँ कि मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ ठीक है सर। ठीक है? अब मैं पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिख रहा क्योंकि बार बार ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं तो उसकी जरूरत नहीं है। एक और जो है वो चीज है कि जैसे x² इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 13 है, ठीक है? अब जो है वो यहाँ x की वैल्यू 1 रखें तो हो रहा है कुछ नहीं, 2 रखें तो हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है? 3 रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा 9 नहीं होगा, 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 16, तो 16 3 होता है, तो x की वैल्यू 4 हो गई। अब इसके दूसरी वैल्यू रखना शुरू कीजिए, मैं आपको बताता हूँ दूसरी वैल्यू आएगी 9। 9, यस अब सर। देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 81 और 13 का मल्टीपल 81 के करीब है 78, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब दूसरा 9 आ गया। अब दूसरा मुझे कैसे पता चला, ठीक है? 13 - 4 13 - 4 कर, तो यहाँ भी ये था 6 था, तो ये 13 - 6 7 दूसरा आ गया। यानी कि अगर एक रूट
अल्फा होगा तो दूसरा रूट p माइनस अल्फा जो है वो इसमें होगा, ठीक है। ओके। अब इसमें जो है, जो आपको यहाँ पर जो है वो नजर आ रहा है, यानी एक रूट जो है वो अल्फा है, तो दूसरा रूट जो है वो हमेशा p माइनस अल्फा होगा, और इसमें दो ही रूट होंगे या फिर रूट नहीं होंगे, ठीक है। अब जैसे x स्क्वेयर इज कॉन्ग्रुएंट टू, हमने किसके लिए देख लिया है ये, ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, हमने देख लिया है एक्स स्क्वेयर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 13, इसके लिए देखा हमने, नहीं देखा, ठीक है। तो ये सॉल्वेबल है या नहीं है, तो देखें तो कितना आएगा, x की वैल्यू वही तो सीधा है ना, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा, आ जाएगा और दूसरी कौन सी होगी, 12 हो दूसरी जाएगी 12 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सॉल्वेबल है। फिर x स्क्वेयर कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 13 था, ये हमने अभी देखा था, हमने सारी वैल्यूज रख के देख ली थी, हमने 1 से लेके सारी वैल्यूज यहाँ रख के देखी थी 12 तक, तो 2 आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये कि 2 जो है वो नॉन सॉल्वेबल होगा। फिर इसके बाद हमने एक्स स्क्वेयर 3 रखा था, तो मॉड्यूलो 13, तो ये x की वैल्यूज आई थी, क्या क्या आई थी, 3 रखने पे 4 और 9, 4 और 9। तो इसका मतलब ये सॉल्वेबल है। फिर 4 पे हमने देखा क्या, नहीं, 4 पे हमने नहीं देखा, वो 3 पे देखा था, और किस पे देखा था, 10 पे देखा था। 10 पे देखा था, सही है। 4 पे हमने नहीं देखा, तो 4 पे अगर देखें तो 4 आ सकता है, 4 क्यों नहीं आएगा, 2 पे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4, आ गया, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसका मतलब है कि 11, 11 का स्क्वायर जो है वो 120, 121 होता है, तो 117, 17 तो ये डिवाइड करेगा था। सॉल्वेबल है। फिर एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलो 13, अब इसको देखें कि ये क्या होगा, तो 5 कभी आएगा क्या, 5 का अभी तक हमने नहीं देखा था, ठीक है। तो जब 1 2 3 4, 4 पे भी नहीं आ रहा, क्योंकि 4 पे 3 आया होता है, 5 पे तो 25 9 आ जाएगा, 6 पे क्या होगा, 6 पे जो है 36 होता है, तो वो जो है नहीं आएगा। 7 पे क्या होगा, 7 पे भी नहीं आएगा, 8 पे भी नहीं आ रहा, 9 9 9 पे भी नहीं, 10 10 पे भी नहीं, 11 पे भी नहीं, और फिर 12 पे भी नहीं, तो ये इसका मतलब है कि हमें इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी एक्स की कि 5 आ जाए, तो ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस जो है ये नॉन सॉल्वेबल होगी। फिर उसके बाद एक्स स्क्वेयर कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड्यूलो 13, तो हमने ये 13 वाला 6 वाला देखा था, हमने 6 वाला भी नहीं देखा। जब इसकी वैल्यू रखें आप 1 2 3 4 5 6, तो ये भी आपको नहीं मिलेगा, ये भी नॉन सॉल्वेबल। फिर 7
7 पे हमने देखा, सेवन हमने देखा क्या? नहीं सर। 7 हमने नहीं देखा। तो 7 जो है इस पे भी ये नॉन सॉल्वेबल होगा। रख के आप देख लीजिएगा, वेरीफाई आप कर लीजिएगा, तो ये नॉन सॉल्वेबल। सर 13 तो छोटा नंबर है, इसके 12 तक हम चेक कर पाते हैं, अगर कोई बड़ा नंबर हुआ तो फिर नहीं चेक कर पाएंगे जाहिर है। मतलब आके टाइम हो तो कर लीजिए। कितना बड़ा आपके ख्याल में होना चाहिए जो नहीं चेक करेंगे? जी कितना बड़ा जैसे हो? 17 और 19 है, और लाइक बस 17 19 में ही फंस गए, वो तो मेरे ख्याल से चेक कर लेंगे। अगर ऐसा नंबर आ जाए जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो 4-5 डिजिट बड़ा नंबर हो, तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। तो जाहिर है कोई और प्रोसीजर होना चाहिए। असल में कुछ और बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? ये सॉल्वेबल नॉन सॉल्वेबल से हमें क्या पता चल रहा है? अभी हम ये तो डायरेक्टली बड़ी आसानी से चेक कर लेंगे हम, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉड्यूलो 13, ये भी नॉन सॉल्वेबल है। फिर कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड्यूलो 13 अगर आ जाएगा तो ये सॉल्वेबल होगा। और 10 आ जाएगा तो ये तो अभी हमने देखा ही है। इसके दो सोल्यूशन आ रहे थे 6 और 7, तो ये सॉल्वेबल है। और फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 11 मॉड्यूलो 13, तो ये सॉल्वेबल नहीं होगा क्योंकि 11 नहीं आएगा कभी भी, ये भी नॉन सॉल्वेबल है। फिर 12 देख लें, तो 12 तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। मॉड्यूलो 13, तो ये सॉल्वेबल, ठीक। तो इसमें अगर आप देखें, इनको काउंटिंग करें तो सॉल्वेबल कितने हैं? सॉल्वेबल जो है वो 1 2 3 4 5 6, और नॉन सॉल्वेबल जो है वो 1 वो भी 6। 2 3 4 5 6। जाहिर है टोटल आपके पास जो है, अगर ये प्राइम है तो जीरो तो आप काउंट ही नहीं कर रहे, जीरो को ले ही नहीं रहे। तो नॉन जीरो जो आपके पास जो है इंटीजर्स होंगे वो 12 होंगे। तो 12 में से 6 जो है वो उनसे सॉल्व होगा और 6 से सॉल्व नहीं होगा। तो जिनसे ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि ये जो जिनके ऊपर मैं ये वाला मार्क कर रहा हूं, ठीक है ना, जो ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर या नेवी कलर जो है ये आ रहा है, ये क्या है कि ये सॉल्वेबल है। इन्हें हम कहते हैं नॉन रेजिड्यू, सॉरी नॉन रेजिड्यू नहीं, रेजिड्यू, ये कहलाते हैं रेजिड्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस उस वक्त सॉल्व होगी जब आपके पास ये जो ए होता है वो रेजिड्यू हो जाए इस पी के लिए, ठीक है। और क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस उस वक्त सॉल्वेबल नहीं होगी जब ये जो एलिमेंट है ए ये नॉन रेजिड्यू हो जाए। तो असल में ये जो 13 है
इसको हमेशा पार्टीशन कर दिया जाता है रेजिड्यू और नॉन रेजिड्यू में। तो ये 13 है, तो इसके रेजिड्यू हो गए। बहुत छोटा मैंने बना दिया, इसको जरा बड़ा बना देता हूँ ताकि नंबर्स लिखने में आसानी हो। ये 13 है, तो रेजिड्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 1, 1, फिर 3, फिर 4, फिर 9, 10 और 12, ये रेजिड्यू है। और जो नॉन रेजिड्यू है वो है 2, 5 और 6, 7, 8, 11, ये नॉन रेजिड्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल में हमें तो बस यही क्वाड्रेटिक कांग्रेंस देखनी ना, एक्स स्क्वायर कांग्रेंट टू ए मॉड्यूलो पी, ये कांग्रेंस। तो ये सॉल्वेबल कब होगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ए जो है इस पी के लिए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा, यानी कि रेजिड्यू, इसको रेजिड्यू कहते हैं सिर्फ, या क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कहेंगे। तो the congruence x square congruent to a modulo p is solvable। सॉल्वेबल का मतलब है दो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन हो गए। इज सॉल्वेबल इफ a is a quadratic, ये वाला a is the quadratic residue of p। ये अगर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ p हो जाए, ठीक है, तो ये सॉल्वेबल होगी। एंड द कॉन्ग्रुएंस the above congruence is not solvable if A is the quadratic non-residue। ठीक है, अब आप क्या कर रहे थे? अभी जो हमने अभी किया था क्वेश्चन, उसमें था y स्क्वेयर इज कॉन्ग्रुएंट टू, एक था 2 मॉड्यूलो 13। अब अगर हमें ये पहले से पता होता कि 2 जो है इसका नॉन रेजिड्यू है, तो हम ये कह देते सॉल्वेबल नहीं है। हमने फिर ये किया कि y स्क्वेयर इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉड्यूलो 13। तो अगर हमें पता होता कि 10 जो है वो 13 के लिए रेजिड्यू है, तो इसका मतलब है कि हम जो है वो कह रहे थे कि ये सॉल्वेबल। फिर उसके बाद हम वैल्यू निकाल लेते देख लेते कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, वो इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन असल बात ये है कि हमें ये पता चले कि क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू जो है वो कैसे निकलेंगे। तो डेफिनेशन तो ये है कि अगर ये सॉल्वेबल होगी, क्योंकि ये डेफिनेशन लिखी है मैंने, तो इसका मतलब है कि ये फेनोनली की कंडीशन है कि अगर ये एक क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो ये सॉल्वेबल होगी, और सॉल्वेबल है तो ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा। तो यही क्वाड्रेटिक रेजिड्यू की डेफिनेशन है। लेकिन हम
कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे कि जिनसे क्वाड्रेटिक रेसिड्यू के बारे में पता चल जाए कि क्वाड्रेटिक रेसिड्यू कैसे निकाला जाता है, और उसके लिए फिर हम कुछ सिंबल्स वगैरह भी जो यूज करते हैं, आपने शायद सिंबल का वर्ड हो सकता है कहीं सुना हो, लीजेंडर सिंबल, जैकोबी सिंबल, तो वो सिंबल जो है वो हम पढ़ेंगे और फिर जो है उनके बारे में देखेंगे कि सिंबल्स क्या होते हैं। तो नंबर थ्योरी में जो है वो सिंबल्स की अच्छी खासी जो है वो इम्पोर्टेंस है। तो पहले मुझे ये बताइए कि ये क्वाड्रेटिक रेसिड्यू और क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू, ये समझ में आ गया आप लोग? यस सर। अब ये क्वाड्रेटिक रेसिड्यू जो होते हैं वो हमेशा बराबर होंगे। किसी में जितने क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होंगे उतने ही नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होंगे, ठीक है? और सर वो हमेशा p-1/2 ही होंगे। p-1/2 ही होंगे, ठीक है? ठीक। p-1/2 होंगे, यानी कि एवरी, क्योंकि हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस में ऑड के लिए हम बात करते हैं, ऑड इन प्राइम होता है, तो एवरी ऑड प्राइम p has exactly p-1/2 quadratic residues. And p-1/2 quadratic non-residues. ये है थ्योरम, पहला थ्योरम है सेक्शन का 11.5, ठीक। आंसर पे ऑब्वियसली ये दोनों इवन भी होंगे, क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज एंड क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यूज। जाहिर है 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू जाहिर है इक्वल है तो डिवाइड इवन ही होंगे। नहीं p तो प्राइम है ना सर, तो उसमें से एक माइनस कर देंगे तो, और 2 तो है नहीं। तो वो डिवाइड होके जरूरी नहीं है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ये होता है, अगर आपके पास p जो है वो 11 है तो p-1 जो है वो हो जाएगा 10, तो ये तो टोटल हो गया ना, यानी 0 से 11 10 यानी कि 1 से लेके 10 तक जो है 10 नंबर्स हो गए, लेकिन p-1/2 क्वाड्रेटिक ये होंगे रेसिड्यूज, तो 10/2 यानी कि 5, तो ये ऑड भी हो सकते हैं। सही। क्वाड्रेटिक रेसिड्यू जो है वो ऑड भी जो है वो हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू इवन भी हो सकते हैं, लेकिन p-1 हमेशा इवन होगा क्योंकि p जो है वो ऑड प्राइम है, ठीक है? ठीक है सर। अब इसका प्रूफ देखिए, ये तो पता चल गया कि ये हमेशा बराबर होंगे क्योंकि ये थ्योरम ये बता रहा है, और होंगे कितने ये थ्योरम भी ये भी बता रहा है। तो हमने सपोज किया कि सपोज p has k इनकॉन्ग्रुएंट की हम बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट तो फिर बहुत सारे हो सकते हैं ना, वो तो उसी जो क्लास में होंगे क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है? एज्यूम कर लिया कि k जो है वो इसके क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। अब हमें प्रूव ये करना होगा कि k की वैल्यू जो है p-1/2 है, तो प्रूव हो जाएगा। अच्छा, अब हमें ये बात पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक
कॉन्ग्रेंस जो है उसके दो सॉल्यूशंस होते हैं या सॉल्यूशंस ही नहीं होते, ठीक है। और डेफिनेशन हमने ये क्या पढ़ी है, अगर इस डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन ये है कि क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा अगर ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रेंस सॉल्वेबल है, ठीक है। अगर सॉल्वेबल है तो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो ये सॉल्वेबल है। तो अब ये कह रहे हैं कि के इनकॉन्ग्रेंट क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज हैं, ये हमने जो है वो कह दिया है, ठीक है, इनकॉन्ग्रेंट। तो अब हमें पता है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो डबल होते हैं, तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि each residue yields two incongruent solution। ठीक है, हर रेजिड्यू के लिए दो इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशंस होते हैं, ये हमने पढ़ा ही था। और नॉन रेजिड्यू के लिए तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 2k। 2k। तो 2k जो है वो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो होगा टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये हर एक के लिए पॉसिबल। अब क्योंकि इनकॉन्ग्रुएंट है ना वो, तो टोटल हमारे पास जो है वो कितने p-1, क्योंकि अगर ये जैसे 13 था तो हम जो सॉल्यूशन देखते थे 1 से 12 तक में देखते थे, 11 है तो 1 से 10 तक में देखेंगे। तो अगर हमारे पास ये मॉड्यूलो p है, यानी कि x² इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p है, तो हम सॉल्यूशन देखेंगे 1 से p-1। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2k, तो वो कितने होंगे 2k असल में? इक्वल्स टू सर p-1 के हो जाएंगे। k नहीं, अब तो p-1 p-1 हो हो जाएगा। जाएगा और फिर p-1 k हो जो जाएगा। है वो p-1/2 हो जाएगा। 10 बल्कि ये पहले ये मैंने बता दिया, लिखा तो नहीं है, पहले मैं लिख तो दूं जो मैंने आपको बोला है। एंड द टोटल solutions are 1 through p-1, क्योंकि 1 से लेके p-1 तक हम देखते हैं, ठीक है। thus 2k equals p-1, तो इसका मतलब ये हो गया कि k is equal to p-1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि p-1/2 ये क्या आ गया, k क्या था, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। तो अब जो बाकी बचेंगे वो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होंगे। देन क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू और ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे p-1 माइनस के। p-1 में से k माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा p-1 माइनस k की जगह लिख दिया p-1/2। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ p-1 माइनस p-1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा p-1/2।
तो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू भी p माइनस 1 है और क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू जो है वो भी p माइनस 1 है। तो मुझे बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है थ्योरम में? जी नो सर। नो सर।